यस बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कल हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, चैप्टर नंबर 24, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। इस चैप्टर के अंदर कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, इंटर कंपनी ट्रेडिंग्स। इंटर कंपनी ट्रेडिंग्स का कल हमने पॉइंट रीड आउट करा था, जिसके अंदर मैंने कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। जब अगर एक कंपनी पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी को, या सब्सिडियरी अगर पेरेंट कंपनी को अगर गुड्स सेल करती हैं या परचेज करती हैं, तो उनके बीच में अगर कुछ भी पैसा लेना देना है तो उसको हमें फिर वहां पर हमारी इंटरकंपनी ट्रेडिंग की सिचुएशन आ जाती है, वहां पर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। इंटरकंपनी ट्रेडिंग के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, इंटरकंपनी पेबल्स। इंटरकंपनी पेबल्स का मतलब था, जब अगर पेरेंट ने सब्सिडियरी को गुड सेल करा है, सब्सिडियरी ने पेरेंट को गुड सेल करा, अगर उनको कुछ पैसा लेना देना है, तो जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वहां पर हमें उस अमाउंट को रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो if there is any balance remaining as debtor or creditor in both the books which is related to each other, then it should be eliminated while preparing consolidated financial statements। तो फिर हमें वो वहां पर रिमूव करना होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम ओनली जो बाहर के लोगों से पैसा लेना है या देना है वही अमाउंट हम शो करते हैं। एंट्री हमने पढ़ा था, डेबिट इंटरकंपनी पेबल्स अकाउंट और क्रेडिट इंटरकंपनी रिसीवेबल्स अकाउंट। उसी के बाद में फिर मैंने सेकंड पॉइंट रीड आउट करा था, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर मैंने बताया था, जब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अगर कोई गुड सेल करा है, और वो जो गुड सेल करा है और अगर उसमें से कुछ गुड्स अगर रिमेनिंग रह जाता है उनके पास में एज अ क्लोजिंग स्टॉक अगर रखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट था, जो सेलिंग कंपनी ने अपनी बुक्स में प्रॉफिट शो कर रखा है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और जो परचेजिंग कंपनी है उन्होंने क्या कर रखा है, अपना क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या कर रखा है, ज्यादा वैल्यू पर शो कर रखा है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें एडजस्ट करना होगा। सो प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक विच इज एक्चुअली नॉट रिसीव्ड नॉन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और उसका हमें एडजस्टमेंट करना होता है। हमने वो प्रॉफिट रिसीव नहीं कराया है तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना होता है। इसकी एंट्री हमने पढ़ा था, वो चीज मैंने बता दिया था। फिर उसी के आगे हमने पढ़ा था, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा। आपका इम्पैक्ट इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स पर भी आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका, जब आप क्लोजिंग स्टॉक को अगर कम करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपका बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग्स आपका इम्पैक्ट आता है। और उसी के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट नोट के अंदर बताया था, अगर सब्सिडियरी ने अगर पेरेंट को कुछ सेल करा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट किससे रिलेटेड है, सब्सिडियरी से। और वो सब्सिडियरी से रिलेटेड अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसका इम्पैक्ट एनसीआई पर भी आएगा। बट अगर पेरेंट कंपनी ने अगर सब्सिडियरी को अगर गुड सेल करा है तो फिर वो अनरियलाइज प्रॉफिट पेरेंट कंपनी से रिलेटेड है, और पेरेंट कंपनी का एनसीआई से रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए एनसीआई पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ये दो टॉपिक में कल समझा चुका था, यहाँ तक के टॉपिक्स में कोई डाउट है बेटा? यहाँ तक की। सर हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे रिलायंस है, तो हम्म। रिलायंस का जियो मार्ट है, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। और भी लाइक रिलायंस के पेट्रोल पंप, जियो टेलीकॉम जो भी है, ये तो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो हाँ। क्या रिलायंस का खुद का काम है, फिर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करता है? मतलब रिलायंस जो एक। पेरेंट कंपनी है, ये सब ऑनरशिप जो है उनके खुद के पास ही, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हर चीज का एक नया डिवीजन बना दिया, और डिवीजन बना करके उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप बना करके वो वर्किंग कर रहे हैं, फिर दूसरा नया कंपनी बना दी। इस तरह से वो ओवरऑल अपने ग्रुप के अंदर ही क्या करते रहते हैं, रेगुलरली नई नई कंपनीज बनाते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट आप कह दें, वो आप जो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं। सबका उन्होंने हर उसके लिए, ग्रुप के लिए क्या कर रखा है, अलग अलग डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। वो डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उन कंपनीज को मैनेज करते हैं, और फाइनली वो रेवेन्यू क्या जाता है, रिलायंस ग्रुप के पास जाता है सारा, अल्टीमेटली रेवेन्यू। क्लियर पॉइंट बेटा? यस सर। चलिए, इसी के अब हम एक बार थ्योरी इसकी रीड आउट कर लेते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेटेड क्या इसमें दे रखा है। जैसे इसके अंदर वही एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ पर उन्होंने बताया, जैसे पेरेंट कंपनी ने क्या करा, अगर सब्सिडियरी को अगर गुड्स सेल करा, उन्होंने $100 का गुड्स परचेस करा था, और उस गुड्स को अगर उन्होंने $120
पर यूनिट पर अगर उन्होंने गुड्स सेल करा और अगर वो गुड्स अभी भी सब्सिडियरी के पास रखा हुआ है, तो सब्सिडियरी के पास में जो इन्वेंट्री रखा हुआ है कितने रेट पर रखा है, $120 पर यूनिट पर। देन देयर आर टू इश्यूज, तो वहां पर दो इश्यूज आ रहे हैं क्या, कि इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स वी ट्रीट द ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो जब हम कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर ग्रुप को हम क्या मानते हैं, सिंगल एंटिटी। इन सब्सटेंस पेरेंट हैज मेड प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग द गुड्स टू इटसेल्फ, और पेरेंट कंपनी ने क्या करा है, प्रॉफिट अर्न करा है किसको, सब्सिडियरी को गुड्स सेल करने से। और जबकि वो गुड्स क्या रखा हुआ है, अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में रखा हुआ है, सो दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मस्ट बी एलिमिनेटेड। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना होगा, पहली चीज। फिर आगे चले हम उसी के बाद में, फिर और क्या बोला हमें, एंड बी पॉइंट, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू टू द ग्रुप। और इन्वेंट्री को हमें किस पर शो करना होता है, अ, उसकी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी दोनों में से जो कम होता है। तो हमने इन्वेंट्री को किस पे शो कर रखा है, 120 पे, तो हमें क्या करना होगा, उसको कम करना होगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो भाई नॉर्मली आप क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मल एंट्री, ये जो दे रखी है वो क्या है बेटा, नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल एंट्री। नॉर्मल एंट्री तो हम क्या करते हैं, डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बट हमें यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो रहा है, हमारा ओवर वैल्यूड हो रहा है, $120 पर यूनिट से लिखा हुआ है। तो हमें उसको रिमूव करना है, तो इसका मैंने बताया था, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमें इंक्रीज करना है और इन्वेंट्री को हमें रिड्यूस करना है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री। ये मेरी हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर उसी के अंदर हमने पढ़ा था भी तो कि आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। व्हेन प्रिपेयरिंग अ कंसोलिडेटेड एसओएफपी, द डेबिट टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स must feed to the retained earnings. Therefore, the adjustment required to eliminate the unrealized profit in consolidated SOF में। तो हमें उसका क्या करना होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा, और अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा, डेबिट रिटेन अर्निंग्स। आपका रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। एंड डेबिट क्रेडिट कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री, हमारा जो रिटेन अर्निंग्स है उसको हमें कम करना पड़ेगा, और जो कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री, जो ओवरऑल इन्वेंट्री है, पेरेंट प्लस सब्सिडियरी का ओवरऑल इन्वेंट्री, इस पर भी उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। Not that this adjustment only apply to the goods from intercompany trading still left in the inventory at the year end। और ये एडजस्टमेंट कब किया जाएगा, जब आपका स्टॉक अगर रिमेनिंग रह जाता है ईयर एंड पर। अगर वो आगे फर्दर सेल हो गया तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है। इसका डायरेक्टली अपन ये देखते हैं एक्टिविटी नंबर 4, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या बोला है, Poch acquired 60% of the share capital of Steel on its incorporation। Poch ने क्या करा है बेटा, 60% पोर्शन अक्वायर करा है स्टील कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पर। Poch ने 60% पोर्शन अक्वायर करा है स्टील कंपनी का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, Poch ने अक्वायर किया है स्टील कंपनी का कितना परसेंट पोर्शन, 60% पोर्शन। डेट ऑफ एक्विजिशन का भी बेटा कब अक्वायर कर लिया, ऑन इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई तभी उन्होंने उसका 60% पोर्शन अक्वायर कर लिया है। आगे क्या बोला हमें, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द टू कंपनीज एज एट 31 दिसंबर 2018। और ये आपको बैलेंस शीट दे दी है 31 दिसंबर 2018 की। पॉच का और इसका बता दिया, नॉन करंट एसेट्स है हमारा 250। इसके अलावा प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फिगर दे दिया 250। इन्वेस्टमेंट बता दें इन स्टील हमारा कितना, 6। फिर करंट एसेट्स बता दें 22 और 18। फिर रिसीवेबल्स बता दिए फ्रॉम पॉच। देखो बेटा यहाँ पर अब फिर पॉइंट ध्यान से सुनना, रिसीवेबल्स बता दिए फ्रॉम पॉच से कितना है, 0 और 30। किसकी बुक्स में लिखा हुआ है, स्टील की बुक्स में कितना, 30। और अदर से लेने कितने, 96 और 29। और कैश का बैलेंस दे दिया दिस बाय दिस। तो ये जो स्टील और कोच का ये हमारा क्या होगा, इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल हो गया क्या बेटा, ये मेरा क्या यस कहलाएगा, सर। है ना, इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल कहलाएगा ये। तो ये जो फ्रॉम पॉच का है ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटर कंपनी पेबल। कैश का बता दिया हमें। फिर इक्विटी के अंदर और क्या लिखा हुआ है हमें,
शेयर कैपिटल बता दिया है 100 और 10, रिटेन अर्निंग्स बता दिया 147 और 73, करंट लायबिलिटीज बता दिया, और ट्रेड पेबल्स बता दिए दिस बाय दिस। द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, एनसीआई की फेयर वैल्यू बता दिया, एट एक्विजिशन कितना था $4,000। एंड अब फिर ध्यान से सुनना पॉइंट, स्टील सेल गुड्स टू पॉच, तो मतलब किसने गुड सेल करा है, सब्सिडियरी ने पेरेंट को, पेरेंट ने सब्सिडियरी को। स्टील सेल गुड्स टू पॉच, स्टील ने क्या करा बेटा, गुड सेल करा है पोच को, किस पर, एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट रखते हुए, 25%। तो मुझे सबसे पहले बताइए यहाँ पर गुड्स किसने सेल करा है, सब्सिडियरी ने पेरेंट को, पेरेंट ने सब्सिडियरी को। सर सब्सिडरी ने पेरेंट को। सब्सिडियरी ने पेरेंट को गुड सेल करा और उस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो हमें इसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। सब्सिडियरी ने क्या करा है बेटा, पेरेंट को गुड्स सेल करा है, और गुड्स जो सोल्ड करा है वो किस पे करा है, एट 25% मार्जिन। आगे बोला हमें, एट द ईयर एंड $12,000 ऑफ द गुड्स दैट पोच हैड परचेज फ्रॉम स्टिल रिमेन इन द इन्वेंटरीज। और $12,000 का गुड्स जो है वो अभी भी क्या रखा है उनके पास में, इन्वेंट्री के फॉर्म में रखा हुआ है, जो उन्होंने क्या करा था, स्टील से परचेज करा था। गुड्स रिमेनिंग रखा हुआ है, $12,000 का। आगे बोला हमें, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, ये हमें पूरा वो उन्होंने फॉर्मेट बना करके दे दिया है सब कुछ। और इसके अलावा हमें क्या करना है, वर्किंग नोट्स बनाने। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा ग्रुप स्ट्रक्चर। तो पॉच कंपनी ने स्टील कंपनी का कितना परसेंट पोर्शन अक्वायर करा हुआ है, 60% पोर्शन अक्वायर किया हुआ है क्या। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पोच, और इन्होंने कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर कर रखा है, स्टील कंपनी का 60% पोर्शन। वाई, डेट ऑफ एक्विजिशन कब का है आपका, उन्होंने एट इनकॉर्पोरेशन। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा ग्रुप स्ट्रक्चर। इसके बाद में फिर हम बात करें कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और एनसीए, ये सब कुछ हमें निकालना है। पहले हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करें। तो यहाँ पर बेटा स्टील कंपनी ने गुड सेल करा था किसको, पॉच कंपनी को। कितनी वैल्यू का, ऑफ वैल्यू $12,000। कितनी वैल्यू थी उसकी, $12,000। और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना था, एट 25% प्रॉफिट। ये गुड्स जो $12,000 है वो बेटा सेल प्राइस है आपकी। ये $12,000 क्या है, सेल प्राइस उन्होंने बोला हुआ है। हम क्वेश्चन के अंदर रीड आउट करो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टील सेल गुड्स टू पॉच एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखा था सेलिंग प्राइस का 25%। और ईयर एंड पर उनके पास में $12,000 का गुड्स जो है दैट पोच हैड परचेज फ्रॉम द स्टील रिमेन इन द इन्वेंटरीज, वो गुड्स उनके पास रखा हुआ है, $12,000 का गुड्स। तो यहाँ पर हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट निकल जाएगा सबसे पहले, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो हो जाएगा हमारा $12,000 इंटू 25%। 12,000 25%, $3,000। ये मेरा क्या हो गया, अनरियलाइज प्रॉफिट, पहली चीज। यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा। अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट समझ में आ गया है क्या सबको।
बोले यस बेटा? सर। हाँ। अब इसी का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम क्वेश्चन में देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना कितना दे रखा है, 200 और 15। तो दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और आ जाएगा 200 प्लस 50। तो वो कितना हो जाएगा, 250। फिर करंट असेट्स के अंदर हमारा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना दे रखा है हमें। इसके अलावा दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन स्टील, ये तो आएगा ही नहीं बेटा। क्या इसको शो करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन स्टील को? नो सर सर। ये आएगा। फिर इसके बाद में हमारा करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री दे रखा है 22 और 18। इसका कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या बेटा? 22 प्लस 18, इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा क्या? अपन ने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था, यस सर, वो यस सर, अनरियलाइज वो प्रॉफिट लेस का। हो जाएगा। लेस हो जाएगा क्योंकि वो हमारा अमाउंट एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है। तो 22 प्लस 18 माइनस 3, करो कितना हो रहा है, 22 प्लस 18 माइनस 3, 37। 37। ये हो गया। रिसीवेबल्स फ्रॉम पॉच, तो ये नलीफाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, 30 माइनस 30, 0। क्योंकि हमने पढ़ा था, देखो आप यहाँ पर, इधर तो इन्होंने क्या कर रखा है, ट्रेड पेबल्स टू स्टिल दिखा रखा है, और उधर बता रखा है रिसीवेबल्स फ्रॉम पोच कितना 30, और उधर भी दिखा रखा है कितना 30। तो दोनों तरफ से नलीफाई हो जाएंगे क्या बेटा ये, एक दूसरे को यस सर। तो इसको तो हम शो ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया फ्रॉम पॉच। और अदर्स का हम रिसीवेबल्स देखें, 96 और 29। तो इसको ऐड कर दें अपन, 96 प्लस 29, 125। फिर इसके अलावा हमें दे रखा है कैश, कैश का हम देखें 4 और 15। तो ये 4 प्लस 15, 4 प्लस 15 वो कितना हो जाएगा, 90। ये मेरा क्या हो गया, एसेट पार्ट। टोटल लगा करके हम क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, 250 प्लस 37 प्लस 125 प्लस 19, 431। कितना हो रहा है टोटल बेटा, 431। ये हमारा क्या हो गया, असेट्स पार्ट का टोटल। इज इट क्लियर? इस असेट पार्ट के डाउट पॉइंट में अगर किसी को भी डाउट हो तो बोले बेटा। मैंने सबसे पहले असेट्स की वैल्यू निकाल दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, फिर इन्वेंट्री निकाला 22 प्लस 18, और उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट था उसको मैंने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे इन्वेंट्री जो था वो ज्यादा वैल्यू पर शो हो रहा है। अभी हाल हमने पढ़ा कंसोलिडेटेड इन्वेंट्री में से हम क्या कर देते, रिमूव कर देते। रिसीवेबल्स लिख दिया और कैश लिख दिया हमने। इसके बाद में फिर हम बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो लाइबिलिटी में हमें दे रखा है सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ पेरेंट। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कौन से लेते हैं, ओनली पेरेंट कंपनी का। तो देखो भाई पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, कितना दे रखा है बेटा शेयर कैपिटल, 100। 100। तो वो आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल 100। किसका लेते हैं, ओनली पेरेंट कंपनी ओनली। रिटेन अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो रिटेन अर्निंग्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। रिटेन अर्निंग्स का हम फिगर देख लें। सबसे पहले हमें कितना कितना दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें रिटेन अर्निंग्स दे रखा है 147 और 73। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स का हमें कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स निकालना है। तो पॉच का हमें दे रखा है 147, और इसका दे रखा है 73। इसके अंदर हमने प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अभी हाल मैंने कैलकुलेट करा था, वो कितना बैठ रहा था बेटा, 3000 आ रहा था क्या हमारा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज। यस। तो वो 3000 माइनस कर देंगे।
वो 3000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 73 में से 3000 माइनस करा तो कितना बचा हमारा, 70,000। अच्छा, प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स कुछ होगा क्या बेटा? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स है क्या इसमें क्वेश्चन में? देख करके बताओ भी, देखें कुछ दे रखा है क्या हमें? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, जब हमने एक्विजिशन करा था उस टाइम पे कोई रिटेन अर्निंग हो? दे रखा है क्या बेटा? यहाँ पर आपने एक्विजिशन ही कब करा है, स्टार्टिंग में कर लिया, इनकॉर्पोरेशन के पहले दिन ही? यस सर। इनकॉर्पोरेशन के पहले के दिन ही आपने अगर एक्विजिशन कर लिया तो फिर प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग क्या होगा, जीरो होगा ना बेटा? जीरो। आगे बात समझ में? भाई हमने कब करा है उसका एक्विजिशन, ऑन द ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन पे कर लिया तो आपका क्या होगा, रिटेन अर्निंग्स प्री एक्विजिशन वाला जीरो। तो 73 में से 3000 लेस करा तो कितना आ गया आपका, 70,000। इस 70,000 का पेरेंट कंपनी के अंदर कितना पोर्शन जाएगा बेटा? कितना परसेंट पोर्शन अक्वायर कर रखा है उन्होंने? 60%। 60%। तो 70 का 60%, 42। यहाँ पर आ जाएगा 42। 147 प्लस 42, 189। 189। 189, ये आपका क्या हो गया, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। यहाँ पर हम फिगर मेंशन कर देंगे 189। इन दोनों का टोटल करा तो हो गया 289। फिर इसके बाद में एनसीआई निकालना है हमें। तो एनसीआई के लिए भी हम वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एनसीआई एट एक्विजिशन, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। एनसीआई एट एक्विजिशन कितना है सर, ये लिखा हुआ, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इन द स्टील एट एक्विजिशन वाज $4,000। तो एनसीआई एट एक्विजिशन दे रखा है कितना, $4,000। तो हमने यहाँ पर लिखा उसका एनसीआई एट एक्विजिशन हो जाएगा हमारा कितना, 4,000। 4,000। फिर आगे लिखा हुआ है एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग कितना आ रहा था बेटा हमारा, 70,000 आ रहा था क्या? ये जो मेरा आया था वो क्या था, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी। तो 70,000, 70,000 का कितना परसेंट लेंगे एनसीआई के पास, 70 का कितना परसेंट लूंगा बेटा, 40%। 60 पेरेंट के पास जा रहा है तो 40% जाएगा ना बेटा एनसीआई में। यस सर। भाई आपका टोटल 100% होता है, 100% में से 60% आपका पेरेंट के पास जा रहा है, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसका 40% किस में जाएगा, एनसीआई के पास जाएगा। तो 70 का 40% कितना होगा, 28। 28 ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पर फिगर मेंशन कर दे, एनसीए का आ गया कितना, 32। 289 और 32 कितना हो जाएगा हमारा, 321। यहां तक की बात है। फिर आगे क्या बोला इसी के बाद में हमें, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल टू स्टील, ये फिगर शो करेंगे क्या बेटा, ट्रेड पेबल टू स्टील। ये तो मेरा वही क्या हो जाएगा, इंटर कंपनी तो वो पे तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाएगा। तो वही 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों तरफ से हटाएंगे ना बेटा, मेरे रिसीवेबल्स में से हटाऊंगा तो आपके पेबल्स में से भी तो हटाओगे आप, क्योंकि अपन दोनों के कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। और अदर्स का हम ट्रेड पेबल देखें वो कितना है, 51 और 59। तो ये हम मेंशन कर देंगे, 51 प्लस 59, 110। 110। तो 110 और हो जाएगा। उधर का टोटल आ रहा था हमारा कितना, लास्ट टोटल आ रहा था 321। तो 321, तो हमारा वो टोटल आ रहा था प्लस 110, कितना आ जाएगा बेटा, 4
3 1 31। 431। ये मेरा दोनों साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का टोटल भी आ गया 431 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ गया 431। इसमें बोले किसी को भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन में। हर्षप्रीत, हर्षित, कशिका, केशव, निशिता, पलक, एनीवन हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नहीं है। ये बेसिकली मैंने क्या बता दिया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। सर यहाँ पर तो आपने ये जो बताया, ये अगर आपने बताया सब्सिडियरी ने पेरेंट को गुड सेल करा था, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पेरेंट ने अगर सब्सिडियरी को गुड्स अगर सेल किया हुआ होता तो और बाकी सारा एडजस्टमेंट बुक का वही होता, बस जो हमने एनसीआई के अंदर ये 40%, ये जो हमने 3000 हटा करके हमने लिया है, 70,000 का 40% लिया है मैंने, उसमें क्या करता फिर मैं 73,000 का 40% लेता, क्योंकि वो अनरियलाइज प्रॉफिट फिर किसमें माइनस होता, पेरेंट के में माइनस होता। तो वहां पर फिर हम सर पूरा, एक बार और बता दो। मैं ये बोल रहा हूं अगर पेरेंट ने अगर गुड सेल किया हुआ होता सब्सिडियरी को, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो किससे रिलेटेड होता, पेरेंट से रिलेटेड, और पेरेंट से रिलेटेड होता तो उसका फिर एनसीए पर इम्पैक्ट नहीं आता। तो फिर अगर इस सिचुएशन में अगर होता तो वही जो 3000 का प्रॉफिट है वो किस में से माइनस करते, पेरेंट के में से माइनस करते क्या बेटा, और सब्सिडियरी का 40% कितना लेता, मैं 73,000 का 40% लेता फिर यहाँ पर, क्योंकि सब्सिडियरी का ओवरऑल प्रॉफिट तो कितना था 73,000, तो 73,000 का 40% लेता फिर। क्लियर? चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया है मिड ईयर एक्विजिशन। लास्ट टॉपिक है मिड ईयर एक्विजिशन। क्या दिया है इसका मैं थ्योरी पार्ट पहले समझा देता हूं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उन क्वेश्चंस में अगर आपने नोटिस करा हो तो आपने देखा होगा कंसोलिडेशन जनरली क्या हो रहा है, या तो ईयर के स्टार्टिंग में, या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, या ईयर के एंड में, जब आपकी ऐसी डेट पर हो रहा है जब आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह पहले से अवेलेबल होती है। बट रियल लाइफ में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो क्या आप ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में ही आप एक्विजिशन करेंगे, आप ईयर के मिड में भी एक्विजिशन कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जब आप ईयर के बीच में अगर एक्विजिशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मिड ईयर एक्विजिशन। Till now, we have discussed that acquisition made at the end of reporting period or beginning of the year. या तो हम ईयर के स्टार्टिंग में करते हैं या ईयर के एंड में एक्विजिशन करते हैं। On the last date या first date statement of financial position already prepared, so there is no requirement to calculate value of net assets separately. हमारे पास बैलेंस शीट्स वगैरह ईयर के एंड में फर्स्ट डेट पर ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। बट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। हर टाइम ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। इफ एक्विजिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने एक्विजिशन कब कराया बेटा, ड्यूरिंग द ईयर, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट प्रिपेयर्ड, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे प्रिपेयर नहीं है, सो वी हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। हमें क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू पूरी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट तो कब बनेगी, ईयर एंड पर, प्रीवियस ईयर की बनी हुई है। हम क्या करते हैं कि एस्टिमेशंस लेते हैं। So we have to estimate the value of net assets on the date of acquisition using various assumptions. क्या assumptions लेते हैं? If there is mid-year acquisition made, then it is assumed that profits accrue evenly throughout the year. हम ये मानते हैं तो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स पूरे साल भर एक जैसे चलते हैं। साल भर एक जैसे चलते हैं मतलब, सपोज मान लो मेरा ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मेरा 1 अप्रैल से लेकर, और मैंने एक्विजिशन करा है बेटा एक्विजिशन कब करा है मैंने, 1 जुलाई को। एक्विजिशन कब करा है मैंने, 1 जुलाई को। तो उस सिचुएशन में हम ये मानेंगे, अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने, इफ ऑर्गेनाइजेशन
इन प्रीवियस ईयर earns rupees 15 lakh as profit। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, 15 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न करा है, देन इट इज assumed that profits accrue इवनली। तो कि प्रॉफिट्स क्या हुए, पूरे साल भर एक जैसे रहे। मतलब कि आपका जो 15 लाख का प्रॉफिट है, 15 लाख इंटू 3/12, हम ये मानेंगे पूरे साल भर आपके प्रॉफिट्स एक जैसे चलते हैं। तो या फिर हम इसको ये बोलते हैं 15 लाख अपॉन 12, 1,25,000 पर मंथ। तो आपका अगर मुझे प्री एक्विजिशन का अगर प्रॉफिट निकालना है, तो 1,25,000 पर मंथ इंटू 3, तो हो जाएगा आपका 3,75,000। और पोस्ट एक्विजिशन का हो जाएगा आपका प्रॉफिट 1,25,000 पर मंथ इंटू 9, 11,25,000। ये हमारा क्या बात है, बोल रहा है मिड ईयर एक्विजिशन। मतलब कि जब आप अगर एक्विजिशन अगर ईयर के स्टार्टिंग में या एंड में नहीं करके हम अगर ईयर के बीच में अगर एक्विजिशन करते हैं, तो हम यह अजम्पशन लेते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे ईयर प्रॉफिट एक जैसा अर्न किया होगा। और जब प्रॉफिट एक जैसा अर्न किया होगा, तो जितने भी मंथ का आपने जब भी जिस डेट पर आपने एक्विजिशन करा, उसके पहले का हम प्री एक्विजिशन और उसके बाद का पोस्ट एक्विजिशन को हम टाइम बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपने 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई को आपने एक्विजिशन करा था, अप्रैल मई और जून 3 मंथ का मेरा प्री में जाएगा और 9 मंथ का पोस्ट में जाएगा। तो हमने अपॉन 12 करके पहले पर मंथ निकाले 1,25,000, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकल जाएगा 1,25,000 इंटू 3,75,000। और पोस्ट एक्विजिशन का आ जाएगा 1,25,000 पर मंथ इंटू 9, 11,25,000 टोटल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये मेरी बात हो गई मिड ईयर एक्विजिशन का। इसकी हम थ्योरी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। So far we have considered acquisition only at the end of reporting period। अभी तक हमने यही देखा तो कि हम एक्विजिशन कब करते हैं, तो ईयर के एंड पर। The since companies produce a statement of financial position at that date anyway, there has been no special need to establish the net assets of the acquired company at the date। तो इसलिए हमें कोई स्पेशल एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। With the mid-year acquisition, a statement of financial position is unlikely to exist at the date of acquisition as required। बट जब आप अगर मिड ईयर एक्विजिशन करते हैं, साल के बीच में अगर एक्विजिशन करते हैं, तो उस दिन की आपको बैलेंस शीट्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं होती है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू एस्टिमेट द नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन यूजिंग वेरियस अजम्पशंस। तो हमें क्या करना होता है, कुछ अजम्पशंस को लेते हुए एसेट्स की वैल्यू को कंसिडर करना होता है। क्या रूल है? अज्यूम दैट प्रॉफिट्स अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर अनलेस स्पेसिफिकली टोल्ड अदरवाइज। जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं बोला जाता, हम ये मानते हैं पूरे साल भर आपने प्रॉफिट्स एक जैसे अर्न किए हैं मिड ईयर एक्विजिशन के केस में। ये यहां तक का हमारा पॉइंट बोला है। इस पॉइंट के बेसिस पर हमारा फिर क्या दे रखा है, एक्टिविटी नंबर 5, जिसके अंदर हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6, ये दो पॉइंट हमारे रह गए, एक्टिविटी नंबर 5 और 6। ऐसा करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कल कवर अप करते हैं, एक्टिविटी नंबर 5 और 6 को, क्योंकि अभी फिर पूरा हो नहीं पाएगा ये।
यहाँ तक का आज आप कंप्लीट करें, मिड ईयर एक्विजिशन तक के पॉइंट का। इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। आप ट्राई करना चाहें तो इनको कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 को ट्राई करके देखें, एक्टिविटी नंबर 6 को ट्राई करके देखें। अदरवाइज कल मैं एक बार करवा भी दूंगा ताकि वो चीज कंप्लीट हो जाएगा। आज का यहाँ तक का आप कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए कशिका। सर हाँ। सर मैं बोल रही थी कि सर आप टेस्ट कब से स्टार्ट करोगे? एक्चुअली वो ना टेस्ट से थोड़ा सा ऐसे मतलब लगता है कि हाँ हमने पढ़ा है और मतलब समझ आ रहा है ऐसा। बेटा बस मेरे 2 चैप्टर्स और कंप्लीट हो जाएं। ये जो इसका बाद वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26, ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है। सर मतलब वो गूगल फॉर्म्स वाले टेस्ट होंगे क्या, जैसे हमारे बीटी में होते थे? हाँ, गूगल फॉर्म्स वगैरह के। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, और फिर सब्जेक्टिव वाले टेस्ट भी होंगे, वो बाद में होंगे, पहले गूगल फॉर्म्स वाले टेस्ट। ओके सर, तो मतलब 10 जनवरी तक होगा टेस्ट वगैरह स्टार्ट? 10 जनवरी से भी पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो 2 चैप्टर्स बचे हैं, ये वाला चैप्टर मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो हार्डली टू हार्डली 3 लेक्चर्स का चैप्टर है, 2 या 3 लेक्चर्स का। और उसके बाद वाला जो चैप्टर दिया है वो दिया है बेसिकली रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर रीड आउट भी किया हुआ होगा, कुछ बच्चों ने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वो सारे रेशियोज यहाँ पर कवर अप किए हुए हैं। तो उन रेशियोज को एक बार समझा करके उसका बताना है, जिसमें वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा बस। फिर उसके बाद में मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा मोस्ट तो प्रोबेबली। उसमें कितना टाइम लगेगा रेशियो वाले चैप्टर में? 3 दिन 3 या 4 लेक्चर्स बस उसमें। ओके सर। जनवरी के बाद से फिर आपका टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ताकि एक बार का क्या है, ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा क्या है, मेरा पार्ट कम हो जाएगा, फिर आपको क्या है टेस्ट पे भी फोकस करने में आ जाएगा। अभी मैं अगर टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या है बेटा, इधर का भी प्रेशर, उधर एमए का भी, फिर वो क्या है खिचड़ी बन जाएगा थोड़ा सा। मैं इसलिए अभी उस चीजों को होल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस ये 2 चैप्टर और हो जाएंगे, फिर अपना मतलब काफी सारा पोर्शन हो जाएगा अपना एफए का। तो टेस्ट में क्या है, क्वेश्चंस कवर अप करने में आ जाएंगे। ओके सर। 5 जनवरी से हमारा हो जाएगा टेस्ट का स्टार्ट पोर्शन फिर, है ना बेटा। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। चलिए यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का हम कल करते हैं इसको।